नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? आई होप सब अच्छे होंगे। तो आज हम लेके आए हैं सामाजिक विज्ञान के महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न। तो पहला प्रश्न है कि फ्रांस की क्रांति कब हुई थी। तो इसमें पहला ऑप्शन है 1688, दूसरा है 1789, तीसरा है 1914 और चौथा है 1939। जो सही आंसर है वो दूसरा है। जो फ्रांस की क्रांति हुई थी वो 1789 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा कब हुई। तो पहला ऑप्शन है 1815 में, 1830 में, 1848 में या 1871 में। तो जो तीसरा ऑप्शन है 1848 सही हो जाएगा, यानी फ्रांस में गणतंत्र की जो घोषणा हुई थी वो 1848 में हुई थी। अगला प्रश्न है 1789 ईस्वी में फ्रांस किस प्रकार का राज्य था। पहला ऑप्शन है असीमित राजतंत्र, सीमित राजतंत्र, प्रजातंत्र और गणतंत्र। तो जो सही आंसर है वो है असीमित राजतंत्र था। अगला प्रश्न है नेपोलियन का संबंध किस देश से था, यानी जो नेपोलियन था उसका संबंध किस देश से था। पहला ऑप्शन है जर्मनी, दूसरा है इटली, तीसरा है फ्रांस, चौथा है इंग्लैंड। जो सही आंसर है वो तीसरा है। जो नेपोलियन है उसका जो संबंध है वो फ्रांस से था। अगला प्रश्न है नेपोलियन ने नागरिक संहिता को कब लागू किया था। जो नेपोलियन था उसने नागरिक संहिता को कब लागू किया था। तो पहला ऑप्शन है 1804 में, 1815 में, 1829 में या 1841 में। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। जो नेपोलियन ने नागरिक संहिता को लागू किया था वो 1804 में लागू किया था। अगला प्रश्न है राष्ट्रवाद का प्रारंभ सर्वप्रथम किस देश में हुआ था। तो राष्ट्रवाद का प्रारंभ सर्वप्रथम जिस देश में हुआ था, तो पहला ऑप्शन है इंग्लैंड, दूसरा है अमेरिका, तीसरा है फ्रांस, चौथा है रूस। तो सबसे पहले फ्रांस में राष्ट्रवाद का प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न है राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है। तो पहला ऑप्शन है धर्म सुधार आंदोलन से, दूसरा पुनर्जागरण से, तीसरा फ्रांस की क्रांति से, चौथा गौरवपूर्ण क्रांति से। तो जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा फ्रांस की क्रांति से। अगला प्रश्न है यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय के कारण निम्नलिखित में से कौन से हैं। पहला ऑप्शन है नए मध्यम वर्ग का उदय, फिर है उदारवादी विचारधारा का प्रसार, तीसरा है क्रांतिकारियों का उदय और चौथा है उपरोक्त सभी। इसका जो सही आंसर है वो है चौथा, क्योंकि ये सभी उसके कारण हैं। अगला प्रश्न है मध्य वर्ग के उदय का कारण क्या था, यानी कि जो मध्य वर्ग था उसके उदय का कारण क्या था। पहला ऑप्शन है औद्योगिकरण, दूसरा है मानवीकरण, तीसरा है तकनीकी, चौथा है वैश्वीकरण। तो जो मध्यम वर्ग का उदय था उसका कारण, मुख्य कारण था वो था औद्योगिकरण था। अगला प्रश्न है जॉलबेराइन का गठन कब किया गया। पहला ऑप्शन है 1837, दूसरा है 1834, तीसरा है 1835 और चौथा है 1838। इसका जो सही आंसर है वो है 1834, यानी कि दूसरा ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न है नेपोलियन की पराजय कब हुई थी। तो नेपोलियन की जो पराजय हुई थी इसमें चार ऑप्शन है। पहला है 1814, दूसरा है 1815, तीसरा है 1816 और चौथा है 1817। तो दूसरा ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा। नेपोलियन की पराजय जो हुई थी 1815 में हुई थी। अगला प्रश्न है वियना सम्मेलन की मेजबानी निम्नलिखित में से किसने की। तो पहला ऑप्शन है मैटरनिख, दूसरा है बिस्मार्क, तीसरा है चार्ल्स दशम और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो वियना सम्मेलन की जो मेजबानी की थी वो मैटरनिख ने की थी, यानी कि पहला ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न है फ्रांस में किस शासन वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी। पहला ऑप्शन है हैप्सबर्ग, दूसरा है आलिया वंश, तीसरा है जारशाही, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो जो सही आंसर होगा वो होगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि फ्रांस की शासन वंश की जो पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी तो वो जो शासन था बूर्बो वंश का शासन था, शासन वंश के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है वियना की संधि कब हुई। तो पहला ऑप्शन है 1848 में, दूसरा है 1815 में, तीसरा है 1834 में और चौथा है 1900 में। तो इसका जो सही आंसर है वो है दूसरा, यानी कि जो वियना की संधि हुई थी वो 1815 में हुई थी। अगला प्रश्न है 1830 ईस्वी की क्रांति, 1830 ईस्वी की क्रांति
1830 ईस्वी की जो क्रांति है के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ, यानी कि 1830 ईस्वी की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ था। तो पहला ऑप्शन है संघीय शासन व्यवस्था, दूसरा है संवैधानिक राजतंत्र, तीसरा है निरंकुश राजतंत्र, चौथा है गणराज्य। इसका जो सही ऑप्शन है वो है संवैधानिक राजतंत्र। अगला प्रश्न है यूरोप में किस दशक में बड़ी आर्थिक मंदी आई। तो पहला ऑप्शन है इसका 1820, दूसरा है 1830, तीसरा है 1840, चौथा है 1850। जो यूरोप में सबसे बड़ी आर्थिक मंदी आई थी वो 1830 में आई थी, तो दूसरा ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न है जर्मनी यानी कि जर्मन संस्कृति में बॉकजिस्ट का आशय था। जो जर्मन संस्कृति में बॉकजिस्ट का आशय था वो क्या था। पहला ऑप्शन है राष्ट्र, दूसरा है संविधान, तीसरा है आम जनता, चौथा है संसद। इसका जो सही आंसर है वो है राष्ट्र है, यानी कि पहला ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न है ऑटो वॉन बिस्मार्क का संबंध किस देश से था। तो इसका पहला ऑप्शन है इटली, दूसरा जर्मनी, तीसरा फ्रांस, चौथा ब्रिटेन। तो इसका जो सही आंसर है वो जर्मनी है, यानी कि दूसरा ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न है जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी। तो पहला ऑप्शन है ज्यूसेप गैरिबाल्डी, दूसरा है ऑटो वॉन बिस्मार्क, तीसरा है नेपोलियन, चौथा है विलियम प्रथम। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑटो वॉन बिस्मार्क, यानी कि दूसरा ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न है इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था। तो पहला ऑप्शन है इंग्लैंड, दूसरा ऑप्शन है रूस, तीसरा ऑप्शन है ऑस्ट्रिया और चौथा ऑप्शन है प्रिसा। तो इसमें जो सही आंसर है वो है ऑस्ट्रिया। कौन सा? ऑस्ट्रिया। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस युद्ध में जर्मनी के एकीकरण का स्वप्न पूर्ण हो गया। तो पहला ऑप्शन है फ्रांस प्रिसा युद्ध, दूसरा है फ्रांस इटली युद्ध, तीसरा है ऑस्टरलिच का युद्ध और चौथा है जॉल ब्रायन का युद्ध। तो इसमें जो सही आंसर है वो है फ्रांस प्रिसा युद्ध में जर्मनी के एकीकरण का स्वप्न पूरा हो गया था। फिर अगला प्रश्न है प्रिसा के राजा विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट कब घोषित किया गया था। पहला ऑप्शन है दिसंबर 1870, दूसरा है जनवरी 1870, तीसरा है जनवरी 1871 और चौथा है जनवरी 1872 में। तो जो सही ऑप्शन है वो तीसरा ऑप्शन है, यानी कि जो प्रिसा के राजा विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट जनवरी 1871 में घोषित किया गया था। अगला प्रश्न है उदारवाद से तात्पर्य है, यानी जो उदारवाद है उससे क्या तात्पर्य है। तो पहला ऑप्शन है निजी संपत्ति का अभाव, दूसरा है राज्य द्वारा आर्थिक गतिविधियों पर पाबंदी, तीसरा है व्यक्ति को स्वतंत्रता तथा कानून के समक्ष समानता और चौथा है कुछ लोगों के हाथ में शासन की शक्ति। तो इसका जो सही आंसर है उदारवाद से जो तात्पर्य है वो है व्यक्ति को स्वतंत्रता तथा कानून के समक्ष समानता, यानी कि तीसरा ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न है जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, यह किसका कथन है। तो पहला ऑप्शन है काबूर, दूसरा है बिस्मार्क और तीसरा है मेजनी, चौथा है मैटरनिक। तो जो सही ऑप्शन है वो है मैटरनिक ने कहा कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। अगला प्रश्न है ड्यूक मैटरनिक ने सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन किसको माना। तो पहला ऑप्शन है रूसो, दूसरा है विक्टर इमैनुएल, तीसरा काल्विन, चौथा ज्यूसेपी। इसका जो सही आंसर है वो है चौथा ज्यूसेपी। अगला प्रश्न है इटली का एकीकरण किसके नेतृत्व में किया गया। पहला ऑप्शन है ज्यूसेफ गैरिबाल्डी, दूसरा ऑटो वॉन बिस्मार्क, तीसरा नेपोलियन, चौथा विलियम प्रथम। इसका जो सही आंसर है वो है ज्यूसेफ गैरिबाल्डी। कौन? ज्यूसेफ गैरिबाल्डी, यानी कि इटली का एकीकरण ज्यूसेफ गैरिबाल्डी के नेतृत्व में किया गया। अगला प्रश्न है 1789 ईस्वी में फ्रांस में राष्ट्रवाद की प्रथम अभिव्यक्ति का क्या परिणाम हुआ। तो पहला ऑप्शन है फ्रांस की क्रांति, दूसरा है नेपोलियन का उदय, तीसरा है जर्मनी का एकीकरण और चौथा है निरंकुश राजतंत्र का प्रारंभ। तो इसका जो सही आंसर है वो पहला है फ्रांस की क्रांति। और इसके अगले पार्ट के लिए अगली वीडियो देखिएगा। धन्यवाद।